क्रिकेट में एक टर्म होती है नर्वस 90s। अच्छे अच्छे शूरवीर इस आंकड़े पर आकर कांपने लगते हैं। खुद सचिन तेंदुलकर तक के हाथ यहां आकर कांप जाया करते थे। लेकिन आज हम किसी बल्लेबाज की बात नहीं कर रहे हैं। बात उस खिलाड़ी की है जो आपकी और हमारी जेब में रहता है, जो देश की इकोनॉमी की पिच पर हर रोज बैटिंग करता है, यानी भारतीय रुपया। इस खिलाड़ी ने नर्वस 90s का आंकड़ा पार कर दिया है। लेकिन ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये शतक नहीं है बल्कि हारने की निशानी है। डॉलर के सामने रुपया 90 के पार लुढ़क चुका है। इतिहास में पहली बार होगा और इस बार मामला सिर्फ डॉलर का नहीं है बल्कि यूरो, येन और पाउंड ने भी रुपये को धोखा दे दिया है। सवाल है आखिर क्यों? रुपया लुढ़क क्यों रहा है? इसका असर क्या होगा और आगे की क्या संभावना है? तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। बुधवार का दिन था, तारीख थी 3 दिसंबर 2025। शेयर बाजार की स्क्रीन पर लाल रंग गहरा हो रहा था और करेंसी मार्केट में एक इतिहास लिखा जा रहा था। वो इतिहास जिसे कोई याद नहीं रखना चाहेगा। भारतीय रुपए ने 90 का आंकड़ा पार कर लिया था और जैसे ही लक्ष्मण रेखा टूटी, फाइनेंशियल मार्केट में हड़कंप मच गया। बुधवार की सुबह जब बाजार खुला तो उम्मीद थी कि शायद संभल जाएगा, लेकिन नहीं, ये गिरावट और तेज हो गई। अर्ली ट्रेंड में ही रुपया 90.11 तक फिसल गया था। इसे आप फ्री फॉल कह सकते हैं और पिछले 7 दिनों से, जी हाँ, 7 ट्रेंडिंग सेशन से रुपया लगातार बिना ब्रेक के नीचे गिरे जा रहा है और गिरते गिरते ये अपने ऑल टाइम लो यानी कि अब तक के सबसे निचले स्तर पे पहुंच चुका है। अगर हम इस साल का हिसाब किताब करते हैं तो कैलेंडर ईयर में रुपया 5% से ज्यादा बार टूट चुका है, 5.33% की गिरावट के साथ। यह आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन करेंसी की दुनिया में यह एक भूचाल जैसा है। एशिया की बाकी करेंसीज को देखिए, उन सब के मुकाबले भारतीय रुपया 2025 में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बनकर उभरा है, यानी कि सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। आप कहेंगे कि डॉलर मजबूत हो रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत है, इसलिए रुपया गिर रहा है। हाँ, ये तर्क सही होता अगर रुपया सिर्फ डॉलर के सामने गिर रहा होता, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। रुपया सिर्फ डॉलर से हार नहीं मान रहा है बल्कि यूरो के सामने भी सरेंडर कर चुका है, येन के सामने भी घुटने टेक चुका है और ब्रिटिश पाउंड के सामने तो काफी कमजोर पड़ चुका है। नवंबर के आखिरी हफ्ते के आंकड़े देखिए, 21 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में रुपया डॉलर के मुकाबले 88.64 से गिरकर 89.46 पर आया था। ठीक इसी दौरान यूरो के मुकाबले ये 102.32 से फिसलकर 103.63 पर पहुंच गया। जापानी येन, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, उनके सामने भी रुपया 0.5642 से गिरकर 0.5720 पर आ गया। इसका मतलब साफ है कि बीमारी सिर्फ डॉलर की मजबूती नहीं है बल्कि कमजोरी हमारे रुपया के अंदर है, यानी कि ये हमारे घर की समस्या है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, यानी कि पैराडॉक्स। इकोनॉमिक्स की किताबों में हमें एक नियम पढ़ाया जाता था, अगर देश की जीडीपी बढ़ रही हो, महंगाई कम हो तो करेंसी मजबूत होनी चाहिए। भारत का रिपोर्ट कार्ड देखिए, लेकिन ये शानदार है। सितंबर तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.2% रही। ये उम्मीद से कहीं बेहतर है। दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसी ग्रोथ के लिए तरस रहे होते हैं। दूसरा पहलू देखिए, महंगाई। भारत में इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर 1% से भी नीचे आ गई है। इसका मतलब है कि घरेलू और कॉर्पोरेट लेवल पर लागत का दबाव कम हुआ है। तीसरा फैक्टर होता है कच्चा तेल। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगवाता है। जब तेल महंगा होता है तो हमें ज्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं और रुपया कमजोर होता है। लेकिन अभी क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमतें भी कम हुई हैं। इंपोर्ट बिल कम आ रहा है, यानी ऊपरी तौर पर सब कुछ हंकी डोरी है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। इन आंकड़ों को तो करेंसी के लिए बूस्टर डोज होना चाहिए था, कायदे से रुपया को मजबूत होना चाहिए था, सीना तान कर खड़ा होना चाहिए था, लेकिन हो इसके ठीक उलट रहा है। रुपया अस्पताल के बेड पर पड़ा है और लगातार दबाव झेल रहा है। यही वो पहेली है जो इस वक्त बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को परेशान कर रही है। अगर घर की नींव इतनी मजबूत है, दीवारें इतनी पक्की हैं, तो फिर छत क्यों टपक रही है? आखिर कौन सी दीमक है जो अंदर ही अंदर करेंसी को खोखला कर रही है? क्यों एक मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप के बावजूद सेंटीमेंट इतना कमजोर हो रहा है?
बाजार में ये बेचैनी किसी एक झटके की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि कल रात कुछ हुआ था और आज रुपया गिर गया। ये कन्वर्जेंस ऑफ प्रेशर है, यानी कि कई तरह के दबाव एक साथ आ चुके हैं और इन दबावों ने धीरे धीरे मार्केट के सेंटीमेंट को कुतर दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस सवाल पर तो हम जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको मैं समझाना जरूरी समझूंगी कि आखिर रुपया का गिरने का मतलब होता क्या है। जब हम कहते हैं ना कि रुपया गिर रहा है तो इसका मतलब होता है कि डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी वीक हो रही है। मतलब पहले जहां $1 70 से 75 रुपए में मिल जाया करता था, अब उसी $1 के लिए 90 रुपए देने पड़ेंगे। यानी अब किसी विदेशी चीज को खरीदने के लिए हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। विदेशों से हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, जैसे तेल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, मशीनरी हो गई, केमिकल रॉ मटेरियल हो गया, और क्योंकि इनकी कीमत डॉलर में तय होती है तो बिल अपने आप बढ़ जाता है। कंपनियों का इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, तो ये सब जो प्रॉफिट होते हैं वो उनको कम कर देती हैं या फिर कीमतें बढ़ाकर अपना सारा बोझ ग्राहक यानी कि हम और आप पर डाल देती है। नतीजतन पेट्रोल डीजल से लेकर मोबाइल फोन तक सब महंगा पड़ने लगता है। इतना ही नहीं, बल्कि विदेश में पढ़ाई करना, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना, छुट्टियां मनाना भी आपके लिए महंगा हो जाएगा। यानी रुपया गिरना सिर्फ भारत के बाजारों के लिए नुकसान नहीं है, बल्कि आप सभी के लिए, हमारे सभी के परिवारों के लिए भी मुसीबत बढ़ा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये जरूर जानना चाहिए। तो सवाल उठता है कि वो कौन सी फोर्सेस हैं, वो कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो भारत का मजबूत जीडीपी और कम महंगाई पर भी बेअसर साबित हो रही है। क्या ये सिर्फ अमेरिका और भारत के बीच रुकी हुई ट्रेड डील का नतीजा है, या फिर विदेशी निवेशक यानी एफपीआई हमें छोड़कर जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, वो इस गिरावट को लेकर चुपचाप क्यों है? क्या ये उनकी कोई सोची समझी रणनीति है या फिर मजबूरी? एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब को समझते हैं। देखिए, बाजार को एक चीज नहीं पसंद और उसका नाम है अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता। बाजार खबरें हजम कर सकता है लेकिन सस्पेंस को नहीं, और रुपया इसी सस्पेंस थ्रिलर का शिकार हुआ। कहानी का केंद्र है वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच का रिश्ता। इन्वेस्टर्स को उम्मीद थी कि भारत और अमेरिका के बीच में एक बड़ी ट्रेड डील फाइनल होने वाली है, कंक्रीट इंश्योरेंस मिलने वाले थे, लेकिन हुआ क्या? तारीख पर तारीख मिलती गई, टाइमलाइन आगे बढ़ती गई और डील्स लटकती गई। बाजार ने इसे खतरे की घंटी माना, उसे लगा कि दाल में कुछ तो काला है, और यहीं से शुरू हुआ वो जिसे हम ट्रेड कोल्ड वॉर कहते हैं। इस साल की शुरुआत में ही तस्वीर साफ हो गई थी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा बुलंद कर दिया था, और इस बार निशाने पर सिर्फ चीन नहीं था, भारत भी रडार पे था। अमेरिका ने भारतीय प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैरिफ यानी कि टैक्स ठोक दिया था, और ये कोई छोटा मोटा टैक्स नहीं था। कहीं 30% था, तो कहीं 40% था, तो कहीं सीधा 50% तक का टैक्स लगा दिया था। जरा इस आंकड़े की नजाकत को समझिए। अमेरिका ने चीन पर 30% टैरिफ लगाया, वियतनाम पर 20%, जापान पर 15%, लेकिन भारत के लिए यह स्लैब रखा गया 50%, यानी हमारे सामान पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया गया। ये सीधा हमला था हमारी कमाई पर, और इसका असर भी तुरंत दिखा। अमेरिका भारत के लिए कोई मामूली ग्राहक तो है नहीं, हमारी जो सबसे बड़ी दुकान है वो अमेरिका ही है। हम अमेरिका से हर साल करीब $160 बिलियन का ट्रेड करते हैं, और हमारे कुल एक्सपोर्ट का 18% हिस्सा अकेले अमेरिका से आता है। अब जरा सोचिए कि आपके सबसे बड़े ग्राहक के घर जाने वाले सामान पर ही 15% एक्स्ट्रा टैक्स लग जाए तो धंधा मंदा होगा या नहीं होगा? हुआ भी वही। हमारी एक्सपोर्ट इकोनॉमी की रीढ़ कहे जाने वाले सेक्टर्स यानी कि इंजीनियरिंग, गुड्स, टेक्सटाइल, फार्मा और जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सब को अपनी चपेट में ले गया ये इकलौता 50% का टैक्स। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 22% तक लुढ़क गया, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट 18% के नीचे आ गया, और इसका नतीजा अक्टूबर 2025 की बैलेंस शीट में दिखा। हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करीब 12% तक गिर गया था। ये पिछले 11 महीनों का सबसे खराब प्रदर्शन था। दूसरी तरफ जब हम बाहर से सामान मंगवा रहे थे, इससे इंपोर्ट बिल बढ़कर $76 बिलियन पहुंच गया। इकोनॉमिक्स में इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, यानी कि हम दुनिया को सामान कम बेच रहे थे और दुनिया से खरीद हम ज्यादा रहे थे, और इसका सीधा मतलब होता है कि डॉलर देश से बाहर जा रहा था लेकिन वापस नहीं आ रहा था। और जब डॉलर की कमी होती है तो उसकी कीमत बढ़ती है, और इससे रुपए की कीमत अपने आप गिर जाती है। लेकिन रुकिए, मुसीबत सिर्फ बॉर्डर के उस पार से नहीं आ रही थी।
कुछ अपने ही घर के अंदर से भी कुछ लोग धोखा दे रहे थे। वो विदेशी मेहमान जिन्होंने सालों तक भारतीय बाजार से मलाई खाई और अब अचानक उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा। सवाल ये कि वो क्यों भाग रहे थे और उनका 90 रुपए वाले डॉलर से क्या कनेक्शन था। दुनिया में दोस्तों में किस्म होती है, फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी वो जो अच्छे वक्त में तो साथ रहते हैं लेकिन जैसे ही मौसम बिगड़ता है सबसे पहले भाग खड़े होते हैं। इकोनॉमी की दुनिया में इनका नाम है FPIs, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये वो विदेशी निवेशक होते हैं जिनका पैसा हमारे शेयर बाजार की रौनक को बढ़ाता है, हमारी कंपनियों में जान फूंकता है। 2014 से 2021 तक इनका हनीमून पीरियड चल रहा था। भारत से अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे तो इनका प्यार उमड़ उमड़ कर सामने आ रहा था। लेकिन 2025 तक आते आते इनका मूड बदल गया और ये बदलाव इतनी तेज था कि बाजार संभल ही नहीं पाया। आंकड़े डराने वाले हैं। सिर्फ साल 2025 में इन विदेशी दोस्तों ने भारत से करीब 17 बिलियन डॉलर निकाल लिए। कोविड के बाद पहली बार इसका बड़ा आउटफ्लो देखा गया था। अब सवाल है कि आखिर ये भाग क्यों रहे थे? इस सवाल के जवाब की जड़ें उसी ट्रेड वॉर में है जिसकी बात मैंने पहले की। जब अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ बढ़ाया, यानी कि टैक्स बढ़ाया, तो इन इन्वेस्टर्स का माथा ठनक गया। उन्हें समझ में आ गया कि टैरिफ की वजह से भारतीय कंपनियों, खासकर एक्सपोर्ट्स करने वाली जो कंपनियां हैं, उनको मुनाफा कम होने वाला है। मुनाफा कम तो शेयर का दाम भी कम, इसलिए नुकसान होने से पहले ही इन्होंने एग्जिट का बटन दबा दिया। इसके अलावा दूसरी वजह है लालच। अमेरिका और यूरोप में इस समय AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम है। वहाँ की टेक कंपनीज और बॉन्ड्स में ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। पैसा वही जाता है जहाँ मुनाफा दिखता है। तो इन इन्वेस्टर्स ने सोचा कि अपना पैसा भारत की इमर्जिंग मार्केट से निकाला जाए और वापस अमेरिका के डेवलप्ड मार्केट में शिफ्ट करा जाए। इनका गणित समझिए, जब विदेशी निवेशक भारत में पैसा निकालते हैं तो वो रुपए में अपना सामान बेचते हैं, लेकिन उन्हें अपने देश वापस जाने के लिए क्या चाहिए? डॉलर। तो वे सब बाजार से रुपया बेचते हैं और डॉलर खरीद लेते हैं। इससे अचानक डॉलर की डिमांड आसमान छूने लगती है और जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसका भाव भी बढ़ता है और नतीजा होता है रुपया कमजोर होना और डॉलर का मजबूत होना। आमतौर पर जब रुपया मुसीबत में होता है तो एक ही रक्षक याद आता है और वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के पास विदेशी मुद्रा का भंडार है, या कह सकते हैं कि खजाना है। जब भी डॉलर महंगा होता है तो RBI अपने खजाने से डॉलर बाजार में बेचती है और रुपया खरीद लेती है। इससे डिमांड और सप्लाई में बैलेंस होने लगता है और रुपया गिरना बंद हो जाता है। लेकिन इस बार कहानी में कुछ ट्विस्ट था। RBI की अप्रोच काफी सॉफ्ट है। बाजार में हाहाकार मचा है लेकिन RBI खामोश बैठी है। ये खामोशी कोई बेवजह नहीं है, ये एक सोचा समझा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। अब जरा इसके लिए भी डेटा देखिए। जून से अक्टूबर तक RBI ने रुपये को संभालने के लिए करीब 30 बिलियन डॉलर खर्च किए। लेकिन नवंबर के बाद जब गिरावट तेज हुई तो RBI धीरे धीरे पीछे हट गया। उसने दखल देना बंद कर दिया और RBI ने तय किया कि वो किसी एक खास लेवल पर, जैसे कि 83, 84 या 90 को बचाने की जिद नहीं करेगा। पर ऐसा क्यों? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि RBI जानबूझकर रुपये को थोड़ा कमजोर होने दे रहा है। क्यों? ताकि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फायदा हो सके। जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशी खरीदारों के लिए हमारा सामान सस्ता हो जाता है। ग्लोबल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। चीन, वियतनाम और जापान जैसे देशों ने अपनी करेंसी को गिराकर एक्सपोर्ट मार्केट पे ऐसे ही कब्जा किया है और शायद RBI भी अब उसी राह पर चलने की कोशिश कर रहा हो। पर RBI की इस रणनीति की भी एक कीमत है और वो कीमत तेल कंपनियों और हम जैसे आम आदमियों को चुकानी पड़ेगी। ऑयल कंपनीज को तेल खरीदने के लिए डॉलर्स चाहिए। महंगा डॉलर मतलब महंगा तेल और महंगा तेल मतलब महंगी लॉजिस्टिक्स और महंगाई। इसके अलावा एक और इनविजिबल फैक्टर है और वो है टूरिज्म। 2025 में 30 मिलियन से ज़्यादा भारतीय विदेश घूमने गए थे। वहाँ उन्होंने करीब 35 से 40 बिलियन डॉलर खर्च किए, जबकि भारत आने वाले टूरिस्ट कम थे, यानी कि डॉलर हमारे पास कम आया और गया ज़्यादा। ये भी एक तरह का घाटा होता है जिसने रुपए की कीमत को तोड़ दिया। तो अब सवाल आता है कि आगे क्या रुपया 100 का आंकड़ा छू लेगा या यहाँ से वापसी करेगा? बाजार की नजरें टिकी हैं RBI गवर्नर की अगली अनाउंसमेंट पर। क्या वो ब्याज दरें बदलेंगे या लिक्विडिटी पर कोई नया फैसला लेंगे? सच ये है कि रुपए की असली चाबी अब भारत से ज्यादा अमेरिका के हाथों में। अगर भारत और अमेरिका के बीच में रुकी हुई ट्रेड डील पर कोई फैसला हो जाता है तो सेंटिमेंट सुधर सकते हैं।
अगर अमेरिका का फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरें घटाता है तो डॉलर 2026 में कमजोर हो सकता है, जिससे रुपया को थोड़ी सी सांस मिलेगी। फिलहाल तस्वीर धुंधली है, वेट एंड वॉच का खेल चल रहा है। एक तरफ एक्सपोर्टर्स के चेहरे चमके हैं तो दूसरी तरफ जो इंपोर्टर्स हैं उनके माथे पर पसीना है, और इन सब के बीच आपकी और हमारी जेब में रखा वो नोट अपनी असली कीमत तलाश रहा है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है अयान ने, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर का।